हेलो, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी हमारे साथी हैं वो आ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो कल क्वेश्चन कंटिन्यू किए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग पूरा करेंगे आज। और जितने भी भाई बहनें फटाफट बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चंस हम लोगों के कंप्लीट हो जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 21 क्वेश्चन पे डाउट था जिसको मैंने क्लियर कर दिया है। डाउट यहाँ पर ऑप्शन 21 का हमारा बी सही है, यानी कि यहाँ पर हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा कि भाई इसका बी ऑप्शन सही है। जो मिलान किया है, जो आंसर्स को देखा है, समझा है, वो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्यों बी सही है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। फेल्ड स्पार का जो फार्मूला है वो मेटल और एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। एस्बेस्टस में कैल्शियम मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है, तो वो फिफ्थ हो जाएगा। इसके हिसाब डायस्पोर जो है Al2O3.H2O को, और जो है वो पायरोगेराइट Ag सिल्वर का ओर माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा सेट होकर के आ रहा है, वो आंसर हमारा क्या होगा, वो आंसर हमारा बी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लीजिए। थोड़ी सी आई में प्रॉब्लम हो गई, अचानक आई इन्फेक्शन हो गया है, इसी वजह से लोड कम ले रहा हूँ। तो आप फटाफट बताते चलिए, ज़्यादा लंबा समय मैं देखने में गुजारूंगा नहीं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट। 22 वाले का अगर आप जवाब देख पा रहे हैं, तो 22 वाले का जवाब आयनाइजेशन एनर्जी का अगर करेक्ट ऑर्डर देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ज्यादा, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा, यानी कि 22 वाले का जो जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 22 वाले का जवाब सी हो जाएगा। बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 23rd वाले पर चले आइए। 23rd क्वेश्चन को भी अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और खूब आता है एग्जामिनेशन में, खूब आता है एग्जामिनेशन में। तो इसको आप जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर लें। 23rd वाले का जरा बताएं रविंदर। हमें लग रहा है आज बहुत सारे लोग अब्सेंट है, पता नहीं कहीं गए, बारात शादी में चले गए क्या। व्हाट आर द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, इनको बताना पड़ेगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक, C2H5OH के अगर Cl2 से कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHCl बन जाएगा, यानी कि क्लोरीनेशन हो रहा है। तो पहले क्लोरीनेशन में तो आपको उम्मीद होना चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए कि पहला एल्डी मतलब एसिटल्डिहाइड बनेगा यहाँ पर। चलिए, आज लग रहा है सब गायब हो गए। नोटिफिकेशन हो सकता है नहीं आया हो। कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन कभी कभी जो है एरर हो जाती है, एरर हो जाती है। एरर इन द सेंस, एरर इस बात की होती है कि नेटवर्क इशू होता है। नोटिस जैसे नोटिफिकेशन कभी कभी देर में जाता है जी। अब यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए CH3CHO हो जाएगा, CH3CHO हो गया। और जब यहाँ करेंगे तो CCl3, ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो CCl3CHO हो जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी से हम लोग आइडोफॉर्म भी बनाते थे। आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म दोनों को ये बनाया जा सकता था, इससे हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 24 वाले पर चले आइए। 24, व्हाट आर ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 24 वाले का जवाब देंगे इनमें से कौन सा ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो आगे दिया होगा ना, पहले तो हम लोग कैल्शियम इसमें चेक ही कर लेते हैं क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर तो एसीटोन मिलेगा, तो यहाँ पर कंपाउंड जो मिलेगा वो एसीटोन होगा। यहाँ पर एसीटोन होगा। इसको रेड फॉस्फोरस HI से करेंगे तो जितने भी आयोडीन है वो सब हाइड्रोजन सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा आपका रेड फॉस्फोरस HI है, तो ये रिडक्शन हो जाएगा।
तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पर अल्कोहल मिलना चाहिए, तो ArCH2OH मतलब यहाँ पर हो गया CH3CH2OH, इथेनॉल मिलेगा यहाँ पर मिलेगा इथेनॉल। तो यहाँ हम लोग इथेनॉल की बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इथेनॉल, ये CH3 हो गया, इथेनॉल हो गया। यहाँ पर आ जाइए, P2O5 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर CO, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, चलो 23rd देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 23rd वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर x और y पूछा है, ये x पूछा है, ये y, दोनों में क्लोरीनेशन कराया गया है। क्लोरीनेशन में पहले वाले में तो ये CH3CH2, यानी कि अगर हम इसे ब्रेक करके लिख लें इथेनॉल को, CH3CH2OH करके लिख लें तो यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पर Cl रिप्लेस कर देगा तो वो वही CH3CHO बचेगा। फिर उसका दोबारा क्लोरीनेशन कराएंगे तो CCl3CHO हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो अब ऑप्शन नंबर 24 के देख लेंगे। पहला एसीटोन है, दूसरा इथेनॉल है, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड है। आपके नेटवर्क इशू होगा क्योंकि मैं भी मोबाइल रखता हूं, मेरे पर भी मैसेज आता है, मैं भी इसी चेक करने के लिए केपी सैनी जी, मैं खुद अपने पास एक ऐसा मोबाइल रखता हूं जिसका नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, देखिए मेरे पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है, वो मेरा इशू नहीं है, वो नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से ऐसा है, नेटवर्क इशू है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर एसीटोन, दूसरा एल्केन भी हो सकता है, जी, यानी इथेन, ठीक है, एल्केन भी हो सकता है क्योंकि इथेनॉल बनेगा। और अगर इथेनॉल का क्योंकि रेड HI लिया है और रेड फॉस्फोरस लिया है, रेड फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इथेनॉल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर सी ही ऑप्शन आ जाएगा, सी आएगा। पहला एसीटोन, दूसरा है आपका, पहला एसीटोन होगा, यानी इसका ऑप्शन सी है। यानी अगर हम इसका जवाब देखें 24 वाले का, तो 24 वाले का सी, पहला एसीटोन है, गलत लिख गया है, एसीटोन है मंजीत, ये एसीटोन, इथेन, देन एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि इथेनॉल तक हम बनाए थे। देखिए अभी आपको चेक करके भी दिखा देते हैं, इथेनॉल तक हम आपको बना करके दिखाए थे, और इथेनॉल का भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम नहीं ध्यान दिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इथेनॉल फर्दर चेंज हो जाएगा, एल्केन में, मतलब C2H6 में इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन होने नहीं देंगे, कारण है कुछ शॉर्टकट में हम लोग निकाल लेंगे। 1% कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, इस ए मान लेते हैं 85.7% कार्बन है और हाइड्रोजन इतना बचा, इट्स वेपर डाई। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये आपका नेटवर्क एरर है रविंद्र राणा जी, मेरा नहीं है। दिन भर यूट्यूब ज्यादा चलाते हो क्या? ज्यादा चलाते हो क्या? दिन भर आपका नेटवर्क कोई चूस लेता है, इसलिए नहीं चल रहा है। बाकी मेरे तरफ से दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से दिक्कत होगी तो सबको होगी, आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर कार्बन का हम लोग निकाल लेते हैं, 85.171 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए। और दूसरा हमारा कितना है, दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोग कर लेते हैं 14.29 डिवाइडेड बाई 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल करके आएगा वो आएगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, और ये 14 मान लीजिए। और ये सिंपल सी बात है, ये 1 टाइम काट दो, ये 2 टाइम काट दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 2 आ गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो CH2 आ गया, और वेपर डेंसिटी यहाँ पर 14 है, तो 2 इंटू मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो गया। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो n की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करो, C2H4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं C2H4। तो यहाँ C2H4 अगर हमने लिया है, यानी कि C2H4 अगर लिया है, तो यहाँ कंपाउंड चला गया CH2Cl चला गया, सिंगल बॉन्ड CH2Cl चला गया। ठीक,
इसका केसीएन भाई दोनों तरफ से जुड़ेगा ना, Cl2 से रिएक्शन HOCl बन जाएगा ना फिर तो, ओ हो सॉरी, यानी कि H एक तरफ OH जुड़ेगा एक तरफ Cl, क्योंकि वाटर भी मिला हुआ है, क्लोरीन नहीं केवल वाटर भी मिला हुआ है, तो एक तरफ OH और एक तरफ हमारा Cl आ जाएगा। जब इसकी KCN HCN से कराओगे तो फिर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तो CN आ जाएगा, और ये वाला जो कंपाउंड OH ऐसा ही रहेगा, CN कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये कंपाउंड बनेगा हमारा HO हो जाएगा, ये CH2 रहेगा, ये CH2 रहेगा, और ये हमारा CN पहले बनेगा, और CN का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ COOH आ जाएगा। तो मिलाइए कौन सा कंपाउंड हो सकता है ये कंपाउंड आपका मिलेगा, ये 2 आना चाहिए, ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो अगर हम लोग 25 का जवाब देखें तो बी ऑप्शन हमारा राइट है जी। चेक करिए यहाँ पर बी ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन है जी। कर लेंगे ना, बढ़े आगे, चलो शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। 26वां क्वेश्चन जी, बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अच्छे क्वेश्चंस का स्लॉट है रविंदर जी। तो 26 वाले को आप करिए, 26 का जवाब क्या होना चाहिए बताएं। देखो, हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिंकिंग अमीनो एसिड ग्लाइसिन अलानिन और फिनाइल अलानिन। वैसे मैं आपको 26 का जवाब देना चाहूंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, तो हम केवल इनसे 3 ही तरीके के ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं या एक तरीके के बना सकते हैं। तो ट्राइपेप्टाइड तो भाई सब एक ही तरीके के बनेंगे, 6 तरीके के नहीं बनेंगे रविंदर जी। 26 वाले का जवाब देखिए, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी एक ही तरीके का बनाएगा, और अगर हाँ एन, भाई सिंपल सी बात है, एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। 26 3 तरीके कैसे बना लोगे, देखो तीनों कंडीशन एक ही चलेगी ना। अगर हम लोग बना लेते हैं, चलो एक बार देखते हैं, ये हमने NH2 ले लिया, NH2 ले लिया, यहाँ CH2, यहाँ COOH, ये पहला ग्लाइसिन है, चेक कर लेते हैं, ग्लाइसिन है। अलानीन का फार्मूला केवल ये हो गया CH2, CH ये CH3 हो गया, और यहाँ COOH हो गया, ये अलानीन हो गया। और फिनाइल अलानीन को अगर देखोगे तो NH2CH और C6H5 COOH, तो ये तो केवल एक ही टाइप का ट्राइपेप्टाइड बनाएगा, जो कैटेगरी एक होगी, यानी कि जो ट्राइपेप्टाइड बनेंगे वो केवल एक ही कैटेगरी के बनेंगे। थ्री फैक्चुअल तो होगा, लेकिन गुरुजी थ्री फैक्चुअल कैसे कर लोगे रविंदर जी, जब एक ही, ये दीज आर द सेम कैटेगरी, ये सब जीरो, देखो अल्फा, अल्फा अमीनो एसिड है, ये सभी अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड हैं ही नहीं। तो इनकी जो कैटेगरी बनेगी, हाउ मैनी ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, 3 तरीके के नहीं बनेंगे, ये एक ही कैटेगरी के बनेंगे। तो अब आप फिलहाल चेक करिएगा, ठीक समझ रहे हैं, एक कैटेगरी के बनेंगे, ये अल्फा अमीनो एसिड में ही आते हैं सब। आप उसमें 3 तरीके के ना, वैसे तो 3 तरीके बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन कह रहा है वो जवाब यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। जवाब यही इसलिए है क्योंकि सब एक ही कैटेगरी के हैं। पोजीशन चेंज नहीं करेंगे आप, पोजीशन चेंज करने की बात नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की ट्विस्टिंग को समझिएगा जी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। अकोडोन हैज अ सीक्वेंस ऑफ ए and specifies a particular B that is to be incorporated into a C. What are ABC? What are ABC? बताइएगा, 27वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 27, a codon has a sequence of A and specifies a particular B that is to be incorporated into a C. What is ABC? जी, कौन बताएगा इसको?
क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब कौन देगा? देखो आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा कि ये 3 तरीके के बेस हैं। ए जो है, देखो ध्यान दो, अ कोडॉन है सीक्वेंस ऑफ ए, ठीक, एक कोडॉन है जिसका सीक्वेंस ए है, मतलब ये बेस होगा, ये बेस होगा। स्पेसिफाइज एट ए पर्टिकुलर, तो वो बेस एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जुड़ा होगा जिसको अमीनो एसिड बोलेंगे, और अमीनो एसिड चेंज हो जाता है कॉम्बिनेशन के बाद प्रोटीन में। तो 3 बेस होंगे, 3 बेस ए होंगे, उनका सीक्वेंस आपस में जुड़ता है और आपस में जुड़ने के बाद वो अमीनो एसिड बनाते हैं, और अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये पूछना एक्चुअल में वही चीज चाह रहा है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आपने पढ़ा होगा फॉस्फोर, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बनता है, ऑप्शन यहाँ पर डी बनता है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 28वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 28वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है 28वां जी। Parkinson's disease is linked to abnormalities in the level of dopamine in the body. The structure of dopamine is, डोपामाइन जो पार्किंसन डिजीज होती है, पार्किंसन एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, बहुत थरथराहट होती है, सोच समझने की क्षमता भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो 28वें क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपका पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन का जो फार्मूला होता है, एमाइन होता है, तो ये 2 OH आर्थो पोजीशन पर लगे होते हैं और साथ ही साथ कंपाउंड उसमें इथाइलेमिन जुड़ा होता है। तो ये वाला आंसर होगा इसका राइट, ये आंसर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 29th क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये 28th क्वेश्चन था भाई, अब 29 को देखना है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। ट्वेंटी नाइन वाले पे आइए, 29। ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन, तो इक्विलिब्रियम जब फ्रीजिंग होती है तो हमेशा ये ध्यान दो कि सॉल्वेंट और लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती है, लेकिन दोनों सॉल्वेंट होने चाहिए। तो 29 वाले का जवाब हमारा ए होगा। मंजीत नहीं जवाब दे पाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में होता है इक्विलिब्रियम। भाई आपने यही तो पढ़ा है कि कोई भी चीज तब फ्रीज करती है जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर या लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। क्या कह रही रिएक्शन समझिएगा, ये एजीसीएन से कराया आपने तो एनसी बनना चाहिए यहाँ पर। तो कंपाउंड इट गिव्स द प्रोपियोनिक प्रोपाइनिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, इट हैज एस्टर फंक्शन, इट हैज नाइट्रोजन लिंक्ड इथाइल कार्बोनेट, इट हैज साइनाइड ग्रुप। तो अब आपको यहाँ पर जो एक्स बनेगा वो एक्स क्या होगा, इस बात का ध्यान दो। एनसी तो बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है ना, जो आइसोसाइनाइड बनता है वो प्रोपाइनिक एसिड हाइड्रोलिसिस पर देगा। कैसे देगा, चलो चेक कर लेते हैं क्या ये सही बनेगा नहीं बनेगा, मुझे तो नहीं लगता सही होगा ऑप्शन। साइनाइड ग्रुप तो है, देखो ये आप ध्यान दीजिए, ट्रू फॉर ऑफ द फॉलोइंग, 30 का 3 बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। इट हैज एस्टर फंक्शन कह रहा है दिलीप पांडे जी, एस्टर फंक्शन यानी यहां से आंसर आपको यहां से ढूंढने हैं, ये यहां से ढूंढने आंसर। तो एजीएन यहाँ बनेगा C2H5, तो बनेगा। तो अगर हम आपसे कहें, अगर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो बनेगा CH3,
अगर हम लोग कोई बात नहीं, सामना करवा दे रहे हैं, आपका परेशान ना होइए। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर बनता है CH3 CH2 COOH बनता है। ये NC ग्रुप का हाइड्रोलिसिस से भाई पहले आपको पता होना चाहिए कि एमाइड बनना चाहिए था, लेकिन जब भी इस ग्रुप का हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो आप प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो हमें ऑप्शन ऐसा कि थर्ड वाले का ऑप्शन तो फिर ये होना चाहिए, लेकिन ये तो तब होगा ना जब ये CN होगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। रुक जाइए, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। रुक जाओ यार, इतनी जल्दी मंजीत क्यों कर रहे हैं? आपने पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि जब CN ग्रुप होता है, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर COOH मिलता है। तो ये NC ग्रुप का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी इसको हम रोक देंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इज इट क्लियर? इट हैज़ एन एस्टर फंक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि ये एस्टर फंक्शन है तो बिल्कुल हम चेक करने की कोशिश करेंगे क्या ये एस्टर का फंक्शन रखता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये पॉसिबल हो सकती है कि भाई अगर यहाँ पर होता CH3 CH2, अब ये N हो गया, ठीक है, N हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए आप C, अगर ये एस्टर फंक्शन रखेगा तो पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, ये भी गलत हो गया। इट हैज़ ए साइनाइड ग्रुप, तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो आंसर हमारा केवल बी बना है। इट हैज़ नाइट्रोजन लिंक्ड इथाइल कार्बन, यानी कि आंसर नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। तो थोड़ा सोचा करिए, सोचना पड़ेगा आपको, तब आप आंसर सही कर पाएंगे, नहीं तो आप आंसर गलत कर जाएंगे। बहुत सारे आंसर आप गलत कर जाएंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा इस चीज पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। 31 पर आ जाइए। फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये दे रखी है, सबकी वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसको आपको सॉर्ट आउट करना है 31 वाले को। जी कुछ नहीं करना है, 31 वाले में आपको क्या करना है, ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दीजिए, ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को आप घटा दीजिए। तो इसकी वैल्यू कौन सी है, Cl वाले की वैल्यू तो ये है, ठीक है, तो 109 हो गई, तो माइनस की 109 कर लीजिए। ठीक समझते हैं, कोशिश कर लेते हैं। माइनस की 109 हो गई, ठीक है, 109, और इसमें से आप घटाएंगे ये वाली वैल्यू, तो ये वाली घट माइनस की 78 हो गई, ठीक। और माइनस की 78 होने के बाद जो है इसमें से घटाइए 179, फिर प्लस करनी पड़े इसमें से। ये वैल्यू तो दोनों एक ही है, AgCl वाली 109.5 किलो जूल, उससे बहुत मतलब नहीं है। घटा करके देखते हैं, एक बचा यहाँ से 10 में से 3, यहाँ एक बचा 10 में से 3, यहाँ 3 बचा, एक बची वैल्यू बची, यानी कि ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन हमारे 2 ट्रांसफर होना है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू बन जा रही है 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 0.62 बन रही है। और 0.62 कहीं आ नहीं रही, प्लस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू आनी चाहिए। ये आंसर मिलाइए आप लोग, जरा 31 वाले का कोशिश करिए आप लोग भी। एक रिएक्शन दे रखी है, सिंपल रिएक्शन है, इसमें बहुत गिब्स फ्री एनर्जी की बात दे रखी है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात दी है। तो वैल्यू यानी डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू हो जाता है माइनस NF E नॉट सेल हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो इसे निकालने के लिए NF से डिवाइड करना पड़ेगा ना, NF से, लेकिन ई सेल आपको निकालना है, उसके लिए आपको बहुत परेशानी नहीं करनी है। ई सेल के लिए आपको ये वैल्यूज में से ये वैल्यू घटानी पड़ेगी 2 गुने, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करोगे Ag पॉजिटिव में 1 आ जाएगा और Cl2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, वैल्यू मैच नहीं कर रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नहीं, क्योंकि ई सेल जाएगा, निगेटिव से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो लगभग 0.62 आ रही है, 0.62 पॉजिटिव में आएगी, वो है नहीं। तो आंसर फिर हमें बी को राइट मानना पड़ेगा, बी इज द राइट ऑप्शन हमें लेकर के चलना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ बी आंसर आएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। चलिए 32 पर आ जाइए। 32, द सिंथेसिस ऑफ द क्रोटेनल्डिहाइड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड किस एग्जाम्पल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी।
32 वाले का जवाब दीजिए। थर्टी टू वाले का जवाब दीजिए। थर्टी टू वाले का जो डी है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही आता है, बिल्कुल सही। नहीं, 32 वाले का डी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कहलाती, तभी बनेगा क्रोटोनेल्डिहाइड। जी नहीं रविंद्र राणा जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती देन एलिमिनेशन आता है इसमें, तभी क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है। भाई पहले तो आपने कंबाइन कराएंगे, फिर वाटर भी तो रिलीज करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट भी तो करेंगे वाटर, या केवल एडिशन पे ले जाकर के छोड़ देंगे? केवल एडिशन पे ले जाके थोड़ा ना छोड़ देंगे। दिखा दें, चलो दिखा देते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी बात। देखो, सिंथेसिस ऑफ क्रोटोनेल्डिहाइड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड से अगर हम लोग कराएंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हमने ये एसिटल्डिहाइड लिया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, C6CH3CHO लिया हमने, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन, सुन लीजिए पहली बात, क्रोटोनेल्डिहाइड जब बनता है तो हम लोग फिर यहाँ पर दोबारा H2CH और ये CHO कर देते हैं। तो पहले एल्डोल कंडेंसेशन जब करते हैं तो प्रोडक्ट ये बनता है CH3, यहाँ पर OH हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर आपका CH और CH2CHO हो जाता है। फिर इसको जब हीट कर लेते हैं, जब हीट करते हैं तो ये वाला H2 और ये वाला O चला जाता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO यहाँ पर हमारा मिल जाता है। इस तरीके से ये कहलाता है क्रोटोनेल्डिहाइड 1 2 3। तो एक बार जो होगा वो एडिशन होगा, देन उसके बाद जो है वो एलिमिनेशन हो जाता है, वाटर एलिमिनेट कर जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केवल नहीं बोलते हैं, ये बात है, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है। चलिए, ये बहुत बार मैंने कराया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन माना जाता है। ये 33 और 34 ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। बताइए 33 और 34 फटाफट बता दीजिए। देखो 33 को मैं बता देता हूं आपको, 33 के लिए कुछ नहीं करना है, BaOH का होल ट्वाइस निकालना है। तो यानी इस वाले को, यानी NaOH को रिएक्शन और इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देना है, लेकिन इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। समझना मेरी बात को ध्यान से, यानी BaOH का होल ट्वाइस बनाना है, आप समझना, BaOH का होल ट्वाइस बनाना है। और BaOH के होल ट्वाइस के लिए, रुक जाइए संजीत, BaOH के होल ट्वाइस के लिए OH 2 चाहिए, तो NaOH वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए, NaOH वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और BaCl2 वाले में जोड़ दिए, NaCl को घटा दीजिए, इतना काम करना है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, समझ लीजिए। यानी ये वैल्यू आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इस वैल्यू को घटाना है और ये वैल्यू इसमें जोड़नी है। तो सिंपल सा हम ये कहेंगे कि ये हो जाएगा 2 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 1 2 3 6, ये हो गया। और 280 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका, इन दोनों में 6 हो गया, 8 8 17 17 से लगा 1 7 2 9, 976 इंटू 10 पावर
आपका 10⁻⁻4 हो गया। ठीक, 976 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। तो अब इसके लिए क्या करना है, लैम्डा इनफाइनाइट ये हो गया आपका, ये घटाना है वैल्यू, यानी कि 126 इसमें से घटा दीजिए, 660 और यहाँ 5 और यहाँ पर आपके बचे 9 में से एक गया, यहाँ पर बचे 8, यानी 8.5 हो गया, 8.5 हो गया। और इसको आप 126 घटा दीजिए, पावर वही आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही मंजित, 524 आ रही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें जोड़ना है, इसको घटा देना, अच्छा घटा देना है, 126 को घटा देना है। जी मंजीत एक बार निकालो यार, कहाँ पर गलती आ रही। 524 तुम्हारा तो आंसर तो ठीक आ रहा है, 524 आंसर तुम्हारा ठीक आ रहा है। दो 248 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 280 वाला उसमें जोड़ना है, ठीक है, और घटाना कौन सी है, अच्छा ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी, हाँ ठीक है मंजीत, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि सोडियम 2 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 100%, बिना मल्टीप्लाई के काम नहीं चलेगा। नहीं रॉन्ग किए हैं, सवाल ही नहीं उठते, रॉन्ग ऐसा हुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक OH दो नहीं आएंगे नहीं काम बनेगा। ये तो आप गलत बोल रहे हैं दिलीप पांडे जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन 126 वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो हम बताते हैं आपको, अब सुनिएगा, 248 इंटू 10⁻⁻4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें जोड़ेंगे हम लोग, प्लस का करेंगे, 280 इंटू 10⁻⁻4 करेंगे, और प्लस यहाँ इन दोनों को तो जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और माइनस का 126 इंटू 10⁻⁻4 वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये गलती हुई है। तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 496, ठीक है, वो 5 मैंने लिख दिया था, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, ठीक, और इसमें से हम लोग 280 जोड़ेंगे, तो ये हो गया, कैलकुलेशन 6 हो गई, 9 में से 8 गया, 1 हो गया, यहाँ आपका जोड़ना था ना, सॉरी इसे जोड़ना था, दिमाग कहाँ चला गया, इसे जोड़ना है, तो 6 हो गया, 8 8 16 17 7, यहाँ से लगा 1 और ये 5 और 2 7 हो गया, 776 बना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, ये 256 घटाइए, अब इसमें से 252 घटा दीजिए, 4 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5, 524 आ गया, 524 आ गया, ठीक, राइट हो गया, धन्यवादम। ठीक, तो आंसर 33 वाले का जो आ रहा है वो 33 वाले का बी आ रहा है जी। चलो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये भी आप करिएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा आप। इस वाले में करना क्या है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही आया हुआ है, यानी कि अगर क्यूबिक यूनिट सेल मोलर मास ये दिया हुआ है, एज लेंथ आपकी ये दे रखी, डेंसिटी ये दे रखी, टाइप ऑफ द यूनिट सेल, जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जेड कैसे निकालेंगे बताइए आप, जेड कैसे निकालेंगे, सब वैल्यू पुट करिएगा और कैलकुलेशन करिए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन हो जाएगा आपका एम। अब इससे डिवाइड कर लेना, आंसर निकाल लीजिएगा, कर लेंगे इससे, सब कुछ दे रखा है, करके देखेंगे, आप लोग करके देखिएगा। तो 34 को वैसे एनसीईआरटी में ये वैल्यू फेस सेंटर्ड में 34 वाले की दे रखी है, फेस सेंटर्ड दिया, फिलहाल आप लोग चेक कर लीजिएगा। एफसीसी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसी कोई बात नहीं, गर्मी में सब गर्मी उतर जाएगी, ठीक, कर लेंगे ना। सुस्ता तो गए हैं, उन्हें हमें पता है सुस्ता गए हैं, आते ही नहीं लाइव, उन्हें लगता है कि जैसे ये बहुत जो है बहुत बड़ा काम कर लेंगे वो मुकाम को। चलो कोई बात नहीं, जिन्हें सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन सबका होता नहीं है,
सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है बेटा मेरे लाल। हम सुस्ती मार जाए तो चलेगा, आप सुस्ती मत मारिए। थर्टी फाइव वाला क्वेश्चन देखिए, 35 वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। केबन पहले इसके लिए निकाल दीजिए, केबन, इसके लिए केबन निकालिए तो अपने आप ऑटोमेटिक रिलेशन आ जाएगा, है ना। केबन जब आप इसका निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए। केबन इसका निकाल लो, चाहे दोनों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, बताइए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए ये दे रखा है तो ये उल्टा कर दो ना, ये उल्टा कर दो, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका 100%, तो आप 1/0.01 हो जाएगा। डी ऑप्शन लगा लीजिए चाहे तो। सी आएगा। देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K1 इसे मान लो, K1 इज इक्वल टू मान लो NO2 की पावर हो जाता है आपका 2, यहाँ N2 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया O2 की पावर हो गया 2। इसका निकाल दो, इसका K2 निकाल लो, K2 इज इक्वल टू यहाँ N2 की पावर हो गया आपका हाफ, हाफ हो गया। उल्टा करके अंडर रूट कर दीजिए, सही कह रहे हो, उल्टा करके अंडर रूट कर देना है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका O2 हो गया, और अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी तो कर सकते, K2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, बिल्कुल एक ही बात है, दोनों सही है। 0.1 ही आएगा, सही कह रहे हो। और यहाँ पर NO2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये उल्टा हो गया, स्क्वायर कर दीजिए तो इसका रूट हो जाएगा, तो 100 का जो रूट आएगा, 100 का 1/100 का जो रूट निकलेगा ये आएगा 1/100 का रूट जो आएगा 0.1 ही आएगा, ठीक है, सी आएगा, सही है। या 0.01 आएगा, एक बार चेक करिए। पॉइंट 1 ही आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट के बता दीजिए फटाफट, ये दोनों। 36 वाला बताइए, 36। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 20 रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड 75%, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है 36 वाला। इसका आंसर तो शायद लोगों को रट गया होगा, इसका आंसर तो रट गया होगा मुझे लगता है। चलो फिलहाल निकालते हैं। √3 आता है इसका आंसर, मुझे आज भी याद है, √3 आता है इसका आंसर, log3 आता है इसका आंसर, और log3 की वैल्यू क्या होती है पता है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहला काम है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड, तो दोनों को आपको टाइम रिक्वायर्ड के बीच में रेशियो निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे पता है आपको, 75% कंप्लीशन और 25% कंप्लीशन। तो आप एक काम ये कर लीजिएगा, टाइम इज इक्वल टू 2.303, पहले 75% के लिए निकालना, के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान लेना, उसके बाद ए यहाँ पर हो जाएगा आपका 75%, यानी 75% का मतलब हुआ कि इसमें से 100, इसे 100 मान लो, इसे 100 मान लो, और 75% कंप्लीट हो गई तो ये बचा आपका 25% बचा। डायरेक्ट करो इसे, ऊपर से कर दो 100%, अरे यार इसे 100 कर लो और ये 25% बचा, तो 25 3 75 log 3 बचा। उसके बाद 25% पर जब निकालोगे तो ये बन गया 2.303 अपॉन के, यहाँ log 100 अपॉन यहाँ 75 हो जाएगा, 25% कम 25 3 75 75 सॉरी 70 log 100 25 3 75 क्यों करोगे, इसे बैक करो, ठीक। अब इसे काट लो, 25 3 75 25 चौक 100, तो log 4 अपॉन 3 हो जाएगा, log 4 अपॉन log 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, जब इस दोनों के रेशियो को निकालोगे तो फिर आपका रेशियो जो आएगा 4/3 आ जाएगा। रेशियो जो आएगा वो आप चेक कर लीजिएगा,
log 4 ऊपर और नीचे बचेगा log 4 और आपका बाई 3, तो log 3 टोटल बचेगा और log 3 की वैल्यू होती है 0.477, यानी डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। ठीक है, कर लेंगे, बाकी तो सब कट ही जाएगा, बाकी क्या दिक्कत है। अगर आप रेशियो भी जानना चाहो, मान लो आपको लगता हो सर ने शॉर्टकट मार दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 75% अपॉन टी 25% कर लीजिएगा, ऊपर आ जाएगा log 4 आ जाएगा, नीचे log 4/3 सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए 37 वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था, ये क्वेश्चन आया था एक बार आया है मात्र, लेकिन आता है वन टाइम, आया है वन टाइम। चलिए इसलिए क्वेश्चन को लिया हुआ, सिलेबस क्या है, ये ऑप्टिकल रोटेशन का एक बार क्वेश्चन आया है, याद करिए, आपके पास पेपर होंगे सैंपल पेपर, उसके बाद रिपीट नहीं किया है ये क्वेश्चन, बस इतना ही खास बात है इसकी, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है, वन टाइम आया है, केवल एक बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी ज़्यादा ना देखिएगा, बाद में मैं करा दूंगा इसको, ठीक, 37 वाले पर। लेकिन अगर आप चाहें करना तो कर सकते हैं, इसमें है बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है ऑब्जर्व्ड एंगल रोटेशन हो जाता है ऊपर। चलिए करा देते हैं ऑब्जर्व्ड एंगल रोटेशन, चलो कर लो यार, एंगल रोटेशन कर लीजिएगा ऊपर, और नीचे वही अपना लेंथ जो होती है और इनटू कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला भी आया था, इसमें कितनी वैल्यू नोट कर लो, ये दिया है और माइनस का 1.2 दिया है, नीचे लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, और कंसंट्रेशन आपकी दे रखी है कितने 6.5 ग्राम पर 100 ml दी है, तो 6.15 रख लीजिए। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कितनी आती है निकालनी पड़ेगी, या कैलकुलेटर ऑन कर लें, एक मिनट करो, आप लोग करो रविंदर, कितनी कैलकुलेशन आ रही है। चलो इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 1.2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6.15 0.03 आ रही है, और 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ये, जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.39 हो जाएगी, तो 0.39 आंसर देख लीजिए, और आंसर किस में आएगा, इस पे फिर माइनस साइन लगा है, तो माइनस का 3.9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला सी ऑप्शन आएगा, सी। और 38 वाला क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन का, ये तो पीजीटी का फिक्स क्वेश्चन माना जाता है, पीजीटी का फिक्स क्वेश्चन माना जाता है 38 वाला। चलिए बताइए 38 वाला, 38 वाला पीजीटी का फिक्स क्वेश्चन माना जाता है, जी बताएं। थर्टी 38 वाला सॉल्व कर लिए क्या जी, 0.04 आ रहा है, ये आ रहा है, कर लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। pH इज इक्वल टू होता है, pH इज इक्वल टू होता है, बताओ, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, pH कितनी दे रखी है, 4.8 दे रखी है, pKa की वैल्यू कितनी है, pKa दिया है, Ka दिया हुआ है, चलो इसे आप pKa में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर pK तो दिया नहीं अलग से, K दिया हुआ है, तो इसे pK इसका निकालो पहले, तब काम बनेगा। चलिए निकाल लीजिए, कर लेंगे इसे रविंदर, P आ रहा है, B आ रहा है आंसर। चलो मैंने तो फिलहाल नहीं कैलकुलेशन अभी की, आपने कर रखी है, pKa की वैल्यू निकालना पड़ेगी 1.8, जैसा कि आपको आप लोग बता रहे हैं, कितनी आ रही है बताइए, मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, log 5 हो गया 0.8, 4 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, चलिए 4.7 मान लेते हैं, निकालिएगा प्रतिष्ठा कितनी आई वैल्यू, ये मुझे लग रहा है 4.71 के आसपास आएगी ये वैल्यू, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये पूरा निकालना ही है, सॉल्ट अपॉन एसिड पूरा निकालना है, दोनों की कंसंट्रेशन, क्योंकि एक की कंसंट्रेशन गिवन है, देख लेंगे भी, पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू जो आएगी, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू आएगी, ठीक है,
इसकी वैल्यू आएगी आपकी, घटा दीजिए 4.8 माइनस का कर दीजिए 4.76 समथिंग कुछ कर ले। चलिए जो भी आपको समझ में आए करिए, 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करिए, 0 10 में से 6 गया, 4 बचा, बाकी कहानी खत्म। तो 0.04 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 0.04 हो गया, ठीक। पोटेशियम पी, द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट, तो फिर यही आंसर आ जाएगा। पोटेशियम एसीटेट की अगर आपको निकालनी है तो ये निकालना, सॉल्ट का निकालना है, सॉल्ट की निकालनी है वैल्यू। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर, फिलहाल इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। आप यही बता रहे हैं तो मैंने ये नोट किया है, लेकिन अभी पूरा आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, ये अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी आधा ही हुआ है। आंसर पता लगा गड़बड़ हो जाए, चलो एक बार देखें दोबारा। तो ये हो जाता है आपकी कंसंट्रेशन 0.1 है, और नीचे हो जाएगी आपकी ये 120 ml और 50 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 इंटू 20 ml, और नीचे हो जाती है पॉइंट, इसे x मानना पड़ेगा, 0.1 की जगह पे ये 100 हो जाती है, इंटू 50 ml हो जाता है, इज इक्वल टू 0.04 हो जाएगा, ठीक। लगभग नियरली आंसर यही आएगा, फिर यही आएगा, ठीक। क्योंकि अगर इसे काटा कुटी करोगे तो लगभग आंसर यही बैठेगा। भाई 100 से 100 ये काट दो, 0 से 0 ये जाने दो, यही आएगा, ठीक। x की वैल्यू लगभग 5 दूनी 10 यही बनेगी, ठीक। लेकिन आपने बड़ा जल्दी निकाल दिया मंजीत, हमने तो बहुत जोर लगाया, आप टाइम ले लिया, आपने इतना कौन सी ट्रिक लगाई इसमें। चलो ये वाला निकालो, कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। इसके लिए आपको डेल्टा एच निकालनी है, नहीं ये रिएक्शन बनानी है। तो ये रिएक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन। फिलहाल आप अलर्ट बैठिए, मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा आपको याद था, मैं कहूँ हमने टाइम लिया, आपने समय नहीं लिया। चलो खैर कोई बात नहीं। अगर हम ये रिएक्शन देखें ऊपर वाली, तो सबसे पहले हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे तो कैसे काम चलेगा ये देखो। देखो यहाँ ध्यान दो, ये जो हमारी रिएक्शन है ये वाली सी वाली, इस सी रिएक्शन को हम सबसे पहले कंसिडरेशन में लाएं तब कुछ काम चलेगा। ये जो सी वाली रिएक्शन है, ठीक। कैलकुलेट डेल्टा एच निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना है कि ये बनाना पड़ेगा। और ये बनाने के लिए ये बचा रहे तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाए। ये कैंसिल आउट तब हो पाएगा जब इसके 2 लिए जाए सोडियम के 2, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक ठीक करें। चलो नीचे वाले से चलना है, सी वाले से। 2Na2O प्लस 2H2 ले लेते हैं, सही है। एरो लगाया, 4Na ले लिया। 4Na मतलब इसे 4 कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ध्यान देना। 4Na प्लस यहाँ पर 2H2O हमने ले लिया। डेल्टा एच की वैल्यू इसकी है प्लस की 259 है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला पार्ट है SO3 वाला, इस SO3 वाले को हम लोग क्या करें, पलट दें क्वेश्चन को। इसे पलट दें तभी आ पाएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। तो देखना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लग जाएगी इसमें। 39 वाला करो भाई सब लोग, 39 का बहुत कंज्यूम करेगा ये टाइम, 39 वाला। क्योंकि हमें Na2SO4 इधर लाना है तो इसे पलटना पड़ेगा। चलो पलट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसे बिना पलटे काम चलेगा नहीं। तो 2SO3 लिया, 2SO3 लिया प्लस यहाँ पर 2NaOH की जगह 4NaOH कर दो। हाँ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, वही मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर फिर आपको 2Na2SO4 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 2H2O लेना पड़ेगा, और वैल्यू पलटनी पड़ेगी। यानी कि माइनस का, हाँ वैल्यू किसकी प्लस की है, माइनस लेना पड़ेगा। माइनस का 2 इंटू 4 118, सही बात है ना। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 एकम 2, 1 3 हो गया, 2 चौक 8,
ये हो गया 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक 3, 2 चौको 8, ये बन गया, सही है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को एज इट इज रखो। तो यहाँ 4Na ले लो, क्योंकि 4 कैंसिल आउट करने पड़ेंगे ना, 4Na ले लो। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर H2O भी 4 ही लेने पड़ेंगे फिर, और यहाँ 4NaOH बनेंगे, और यहाँ बनेगा हाफ H2O है तो 2H2 बनेगा। इसकी वैल्यू में भी आपको 4 से मल्टीप्लिकेशन देनी पड़ेगी। तो माइनस का 4 इंटू 146 कर लीजिएगा। 4 छंग 24, 4 चौक 16, 1 17 18, 4 एकम 4 और 1 5, ये हो गया 584। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको वैल्यूज को, इन दोनों की वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए और Na2SO3 वाली वैल्यू को घटा दीजिए इस वाले को, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, पहले ऐड करना पड़ेगा दो को, ठीक है, पहले ऐड कर लीजिए सबको। जब सबको ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वैल्यू जो आएगी उसमें से पहले वाले की वैल्यू को घटा दीजिएगा, आंसर निकल आएगा। कर लेंगे ना, आंसर क्या आएगा बताइएगा, 39 का आंसर क्या आएगा, जो भी आए निकालिएगा इसको, मैंने आपको बता दिया, इन सबको ऐड कर लेना है और पहली वाली को फिर आप उसमें से डिवाइड कर दीजिएगा। -836 हो गया, ठीक है, -836 और प्लस में ले आइएगा आप ये 584, 4 6 4 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 4 8 4 12, 2 यहाँ से लगा 1, 9 5 14 हो गया। इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 259 से, 14 20 को -14 20 को डिवाइड कर दो इस वाली इक्वेशन से, यानी 259 से। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर जो बनेगा वो माइनस का बनेगा, 2 छंग बार 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 3 मान लो। देखें डिवाइड करके कितना आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। 11 14 20 को डिवाइड करना है, 14 20 को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2259। 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है आंसर, देखो भाई जरा, लेकिन डिवाइड कहाँ होगी, ये तो घटाना पड़ेगा वैल्यू यार, डिवाइड नहीं हो पाएगी वैल्यू, ये तो वैल्यू डिवाइड क्यों करेंगे, घटाना पड़ेगी वैल्यू ना। चेक करो जब भाई आंसर जरा, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, यहाँ पर घटाएं क्यों, इस वाली वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा ना, 14 220 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 259, अब करिए जरा, कुछ गलती हम यहाँ कर गए, दिमाग कहाँ चला गया, 14 20 माइनस करिए 259, तो ये 11 समथिंग 1161 आ जाएगा। और 1161 को अब आप फिर 2 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है, जो बनाना है वो Na2O प्लस SO3 बनेगा Na2SO4। यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनना है हर जगह Na2SO4 के, यहाँ एक बनाना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 समथिंग आंसर आ रहा है क्या रविंदर, मैंने समय आपका लिया इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्या 58 समथिंग आंसर आ रहा है, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला आएगा। आंखें उतना नहीं काम कर रही इसलिए जी। 40वें क्वेश्चन पर देखिए, 40 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग द कोगुलेशन, ये तो बड़ा फेमस है पीजीटी में, ये पीजीटी 2000 हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए मंजीत, मंजीत बताइए, इसमें तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, सबसे मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर इज द पावर ऑफ कोगुलेशन। चार्ज किस पे ज्यादा है, टोटल चार्ज से मतलब नहीं है, मोर इज द चार्ज, मोर इज द पावर ऑफ कोगुलेशन। Al पर 3 पॉजिटिव आएंगे, K पर 1 पॉजिटिव आएगा, Mg पर 2 पॉजिटिव आएंगे और FeCN का होल 6 जी।
बी ऑप्शन आएगा इसके लिए। K3 Fe6 नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में FeCN का होल 6 नेगेटिव है और ये वाला हिस्सा 3K पॉजिटिव है, लेकिन K तो एक ही है। आयन पर चार्ज देखा जाता है, आयन पर चार्ज देखा जाता है मंजीत, ना कि टोटल चार्ज देखा जाता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन थे हमारे 40, स्लॉट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको जो है वो बताएंगे, हर पीजीटी एग्जाम में आता है लगभग, तो अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगले वीडियो में जो आपको बिल्कुल नए होंगे, नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस रखिएगा अपनी, कोई भी प्रेजेंस अपनी एब्सेंस ना करे, आप प्रेजेंस रखिएगा, ठीक है। कल नया कुछ टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा आपको, नया टॉपिक कुछ स्टार्ट करूंगा, ठीक, ओके।